नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग मौर्यन पीरियड कर चुके हैं। एक पार्ट मौर्यन पीरियड का करा था, आज दूसरा पार्ट है। आज सारे राजाओं को देखेंगे। तो ये वीडियोस आपके यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए, एसआई के लिए, दोनों के लिए सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बहुत ज़्यादा काम क्या है, ये आपके काम बहुत आएंगे। ठीक है, इनको ले लीजिए। ये नोट्स भी आप कलरफुल बढ़िया नोट्स पीडीएफ पूरी ले सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी एसआई के लिए। हमारा कोर्स चल रहा है 199 रुपये का ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। ठीक है, तो तुरंत जाओ वहाँ पे और इस कोर्स को ले लो। पूरे नोट्स, एक्सक्लूसिव वीडियो, 99 रुपये की टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, और हाँ, डिस्काउंट के लिए ज्ञान सर डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदुसार की, वो चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात करते हैं। उसके बाद बिंदुसार की करेंगे। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करी है ना। किसके साथ? चाणक्य की मदद से। चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र जो है उसका प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक और भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी माना जाता है। और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है ये पाटलिपुत्र में ही हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को मैसेडोनियन गुलामी से मुक्त कराया था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य हैड फ्रीड द कंट्री फ्रॉम मैसेडोनियन स्लेवरी। इसीलिए उसे स्वतंत्रता संग्राम का नायक और भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये फ्रेज पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्या? हु इज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडिया, है ना, या हु इज कॉल्ड द हीरो ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड लिबरेटर ऑफ इंडिया इन एंशिएंट इंडिया। तो आप बोल सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वहीं जो यूनानी विद्वान है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंद्रोकोतस कहकर संबोधित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेंद्रोकोतस कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को, किसने? सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत बन के भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का मुख्य निर्माता माना जाता है। बहुत ही विशाल साम्राज्य इसने बनाया था, जो बिहार, नेपाल, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन तक शामिल था। जैन ग्रंथों और उनके परंपराओं के अनुसार अगर देखें तो चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ श्रवण गोला की पहाड़ियों पर चला गया था, जहाँ उसने सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। सल्लेखना विधि मतलब भूखे रह के प्राण त्याग देना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भद्रबाहु को रिलेटेड याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा? भद्रबाहु के साथ जैन धर्म अपना के श्रवण गोला जाके अपनी जो देह है उसको त्यागा था। और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस ने। सिंपल सी चीज़, बस टू द पॉइंट इतना याद रखना। 4-4 6-6 फैक्ट हैं, पेपर में दड़ाम से सवाल कर ले जाओगे आप। देखो, नौकरी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कुछ होगा नहीं, है ना। उसके बाद आता बिंदुसार 297 से 273 बीसी, जो चंद्रगुप्त का बेटा था ये। और यूनानी लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोचेतस या शत्रुओं का संहारक नाम से पुकारा है। जैसे उसको सेंद्रोकोतस बोला था और बिंदुसार को अमित्रोचेतस, है ना। और महाभाष्य में उसका उल्लेख अमित्रघात यानी सत्यों का हत्यारा के रूप में भी मिलता है। तो यानी बिंदुसार को अमित्रोचेतस या अमित्रघात कहते थे। ठीक, बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की जो भूमि है उस पर विजय प्राप्त की थी, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। वहीं यूनानी स्रोत यानी ग्रीक सोर्सेज जो है उसके पश्चिमी राजाओं के साथ कूटनीतिक संबंधों का भी उल्लेख करते हैं कि वेस्टर्न किंग्स के साथ जो था उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी थे। स्ट्रैबो के अनुसार अगर देखें तो एंथियोचस जो था, एंथियोचस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बन के भेजा था। जैसे सेल्यूकस ने उसको भेजा भाई, किसको? मेगास्थनीज को। ऐसे ही एंथियोचस जो था उसने डेमेकस को भेजा एज एन एम्बेसडर टू बिंदुसार को। ठीक है, दिव्य वादन में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में पिंगल वत्स नामक आजीवक रहता था, है ना। इट इज मेंशन इन द दिव्य वादन, किसमें? दिव्य वादन में, दैट इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार लिव्ड अ पर्सन नेम्ड पिंगल वत्स। इट वॉज पिंगल वत्स हु हैड प्रिडिक्टेड अशोका टू बिकम द किंग ऑफ हिज बर्थ। यानी ये पिंगल वत्स ही था जिसने कहा था कि अशोक के जन्म पर कि उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी कि बहुत महान राजा बनेगा। फिर आ जाता है सम्राट अशोक भाई। तो सम्राट अशोक प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा है। और अशोक का जो राज्याभिषेक है 269 बीसी में हुआ है। ये टाइम आपको याद रखना पड़ेगा कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 बीसी। और अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा को संबोधित करा। यानी इंस्क्रिप्शन लिखता था दीवारों पे, ताम्रपत्रों पे, खंभों पे, है ना, लिखवाता था। ये कौन? अशोक। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में कलकत्ता टकसाल का जो अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हज़ारों बार ये सवाल पूछा जा सकता है कि अशोक के इंस्क्रिप्शन को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। और इन्होंने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। किस अभिलेख को पढ़ा था अगर पूछ ले तो दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन जो था उसको पढ़ा था।
और वहीं भबरू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट करा है ना। बौद्ध धम्म संघ, जो त्रिरत्नाज हमने पढ़े थे बुद्ध धर्म में, तो त्रिरत्नाज में अपना जो बिलीव है, फेथ है, वो अशोक ने अपने भबरू इंस्क्रिप्शन में बताया। और चापड़ ही वह एकमात्र अभिलेख है जिसका नाम अशोक के ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय अभिलेख में मिलता है। यानी चापड़ इज द ओनली इंस्क्रिप्शन। कौन सा? चापड़ इंस्क्रिप्शन हुज नेम इज फाउंड इन द ब्रह्मगिरी, जो ब्रह्मगिरी और जतिंग रामेश्वर और सिद्धापुर सेकेंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका में मिलता है। अशोक के लेख जो है सबसे ज़्यादा में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ में मिलते हैं? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो टू द पॉइंट जितनी ज़रूरी वाली चीज़ें एग्जाम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिलेंगे, इसलिए हम कंटेंट किंग कहे जाते हैं, क्योंकि कंटेंट सिर्फ एग्जाम निकालने का अगर चाहिए तो सिर्फ ऐसी है। कोई बुक नहीं, कोई आपको दुनिया भर के नोट्स नहीं, घंटों घंटों की क्लासेस में टाइम बर्बाद नहीं, लाखों रुपए की, सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लीजिए। जो डाउट हो पूछिए, एक्सक्लूसिव वीडियो से पढ़िए, टेस्ट से प्रैक्टिस करिए, कुछ से प्रैक्टिस करिए, आराम से आप हर एग्जाम को निकाल सकते हैं। यूबी पीसीएस का भी हम बैच चालू कर दिया 2025 का। जो बच्चा समय है ना, एससीएस की जो शानदार लिस्टिंग है उसको पढ़ के, जैसे ये 2025 की देखो पूरी अपडेटेड लिस्टिंग आ गई, बढ़िया कलरफुल नोट्स है। टू द पॉइंट जितना चाहिए होता है एग्जाम निकालने के लिए, सब बढ़िया मैप के फॉर्म में मिल जाएगा। कहीं से बार बार बुक में ढूंढो, लिखो, कोई तामझाम नहीं। इतनी आसान चीज़ें अब हो चुकी हैं आपके लिए, मेहनत हम कर देते हैं, आपको बस पढ़ना होगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं बचे हुए समय में यूपी पीसीएस का। और ये नोट्स अपडेटेड सिर्फ और सिर्फ हमारे इन 3 नंबर पे कांटेक्ट करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं आपको नहीं मिलेंगे, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अशोक ने सबसे पहले बात करें लघु शिलालेख, उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख और अंत में 6 स्तंभ लेख को निर्गत किया। यानी अशोक ने सबसे पहले माइनर इंस्क्रिप्शन बनाए। कितने माइनर इंस्क्रिप्शन बनाए? उसके बाद 14 मेजर इंस्क्रिप्शन बनाए। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 14 मेजर इंस्क्रिप्शन अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ। किसका? प्राकृत भाषा का। भाई पहले देखो ना, इतिहास में संस्कृत चली, फिर पाली चली, फिर प्राकृत चली, है ना। प्राकृत के साथ कुल 4 लिपि यूज करी। भाषा प्राकृत, लिपि 4, ब्राह्मी, खरोष्टी, एरमिक और यूनानी, है ना। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, एरमिक और ग्रीक, ये वाली स्क्रिप्ट यूज करी है, लैंग्वेज यूज करी है उसने अशोक ने, प्राकृत। अशोक के स्तंभ लेख और गुहा लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि ही और प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, ये जरूर याद रखना। यानी जो अशोक के केव इंस्क्रिप्शन है, कौन से? केव, गुफा वाले, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करा है, ठीक है, इन अशोकास पिलर इंस्क्रिप्शन और केव इंस्क्रिप्शन। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख की बात करें, यहाँ पे खरोष्टी लिपि यूज करी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में खरोष्टी लिपि, है ना, याद रखना, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में खरोष्टी, और उसमें जो है स्तंभ लेख वगैरह में ब्राह्मी लिपि यूज करी और प्राकृत भाषा। लगमान और तक्षशिला अभिलेख में अरमाइक लिपि। कौन से? लगमान और तक्षशिला में। ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो सांस लो, आराम से लिखो, बार बार याद करो। लगमान और तक्षशिला अभिलेख में अरमाइक, शाहबाजगढ़ी मनसेरा में खरोष्टी। फिर कंधार का शुरकेना अभिलेख जो है उसमें यूनानी और अरमिक लिपियों का एक साथ यूज कर लिया। कहाँ पे? शेरखूना इंस्क्रिप्शन ऑफ कांधार यूजेस ग्रीक एंड अरमिक बोथ स्क्रिप्ट, ठीक है। वहीं परंपरा के अनुसार देखें तो उसके भतीजे निर्ग्रोथ, किसने? निग्रोथ ने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करवाया था। तो अशोक को दीक्षित करवाया बौद्ध धर्म में किसने? उसके भतीजे निर्ग्रोथ ने। उसके शासनकाल के दौरान पहली बार बौद्ध धर्म भारत से बाहर भी पहुंचा। भाई क्यों? क्योंकि अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका यानी शिलोन भेजता है। तो अशोक का बेटा था महेंद्र, पुत्री थी संघमित्रा। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति भी इसी के शासनकाल में होती है। और सागौरा नामक जो प्राचीनतम ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जिसमें अकाल से कैसे बचाव किया जाए, अकाल के राहतों का प्रयास क्या होना चाहिए बताया है। तो पूछ सकता है फैमाइन से रिलीफ पाने के एफर्ट्स क्या होने चाहिए, यह अशोक के कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखा है? तो अशोक का जो सैगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध बन गया और उसके बाद मोगलीपुत्र तिष्ठ के प्रभाव में अशोक पूर्ण बौद्ध बन गया। किसके? मोगलीपुत्र तिष्ठ, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हिज नेम अशोका इज फाउंड इन मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उदयगुलम। यानी ये जो उसके 4 इंस्क्रिप्शन थे, मास्की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगुलम, इसमें उसका नाम अशोक पता चलता है, ठीक है। और उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, है ना। तो ये भी याद रखना है आपको, कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में, इंपॉर्टेंट है। और वहीं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिसका नाम लोमस ऋषि था, ठीक है। और वहीं रोमनदेही स्तंभ लेख सबसे छोटा है। रोमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन जो क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट।
और वही बात करें धम्म यात्रा, इसके दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में, धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख भी रोमेनदेही स्तंभ में करा गया है। तो किस में लैंड रेवेन्यू को कम करा गया है, तो रोमेनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन में बताया गया धम्म यात्रा के दौरान। और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था भाई। तो सीताध्यक्ष कौन होता था? द मेन ऑफिसर हु मैनेज द स्टेट लैंड, है ना, जो राज्य का जमीन वगैरह का अधिकारी था उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। अब ये अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं ये जरूर याद रखने, पूछता है कि शिलालेख में क्या है ना। जैसे पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा करी गई है, यानी जो एनिमल सेक्रीफाइस है उसको प्रोहिबिट करा गया है, पशु बलि, एनिमल सेक्रीफाइस। दूसरे शिलालेख यानी जो सेकंड मेजर इंस्क्रिप्शन है उसमें मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है ना। क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को बताया गया है। तो पहले में पशु बलि की निंदा कर दी, दूसरे में मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था के बारे में बता दिया। तीसरे में क्या करा? जो राजकीय अधिकारी हैं उनको ये आदेश दे दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और धार्मिक नियमों का भी उल्लेख करें, है ना, कि क्या क्या पालन करना है, क्या क्या नहीं। तो धार्मिक नियम वगैरह अगर पूछ लेगा किस में बताए गए, तो आप बता दोगे तीसरे पिलर इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसके बाद चौथा पिलर इंस्क्रिप्शन की बात करें, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करी गई है। अब ये है क्या? देखिए, भेरी घोष और धम्म घोष। भेरी घोष का मतलब है युद्ध के माध्यम से विजय प्राप्त करना, धम्म घोष धर्म के माध्यम से विजय प्राप्त करना है। तो भेरी घोष की जगह इसने कर दिया धम्म घोष चौथे पिलर इंस्क्रिप्शन में। और वहीं पांचवें में इसमें क्या करा? धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की जानकारी दी है ना, धर्म महामंत्र जो थे, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंत्रास। छठे में मंत्री परिषद और पुलिसानी और पाटडी वडकस जैसे अधिकारी, समाचार देने वाले अधिकारी। तो इन शॉर्ट याद रखो, समाचार देने वाले अधिकारी छठे में आए। तो पहले में पशु बलि की निंदा कर दी, दूसरे में मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी, तीसरे में धार्मिक नियमों का उल्लेख कर दिया, हर 5वें वर्ष दौरे पे जाओ, और चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष कर दिया, पांचवें में धर्म महामंत्रों की नियुक्ति, और छठे में समाचार देने वाले अधिकारी। इसके बाद सेवन्थ की बात करें अगर, तो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करें, यानी जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस की नीति जो है वो न केवल अपने राज्य में बल्कि चोलों, पांड्यों, मतलब हर जगह फैलाई कि धार्मिक सहिष्णु बनो। ये नहीं कि भाई जैन है, बुद्ध है और हिंदू हैं, आपस में मारो वाटो एक दूसरे के प्रति, ये नहीं होना चाहिए। आठवें में शाही विहार यात्रा को धर्म यात्राओं द्वारा प्रतिस्थापित किया है ना, कि धर्म यात्राएं करो, शाही यात्राएं नहीं। और अशोक खुद भी बोध गया के संबोधि गया था। नौवें में इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख करा कि क्या आपके आचरण है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ये बताया। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, है ना, राजा और अधिकारी प्रजा के लिए सोचें। 11वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें धम्म की व्याख्या करी गई है। अशोक ने 11वें पिलर में धम्म की व्याख्या करी है। और 12वें की बात करें, इसमें स्त्री महामंत्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करना, ये बताया गया है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें? 13वें में। धम्म की व्याख्या 11वें में। 14 में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करा है, 14 में। तो ये 14 आपको याद रखने हैं, नहीं याद हुए एक बार फिर से सुनो, रटो, जो भी करो याद हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। और यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति, ये हो गया खत्म। अगर पढ़ना चाहते हो तो नोट्स ले लो भैया, इस नंबर पे कॉल करके, बहुत फ़ायदा रहेगा, भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर। बाकी प्रभु की इच्छा।